हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा पास बिल्कुल पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है, बस उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी दोस्तों मिरर फॉर्मूले के बारे में, जो हमारे पास था कनकेव मिरर के लिए। आज हम जिस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे वो सेम मिरर फॉर्मूला ही है, बस ये हमारे पास जो रहेगा वो कन्वेक्स मिरर के लिए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों कि कनकेव मिरर में मिरर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ पहले आप उसको जाके देखिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल उसी के बेस पे ही है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास हो गया मिरर और ये मेरे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ P से, और ये होगी मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। ठीक है, कुछ इस टाइप से। सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मेरे पास, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट पास कराता हूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो जैसे जाएगी वो वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट मैं यहाँ से दिखाता हूँ, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, सपोज करो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, और जैसे ही वो ऐसे गई तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो ये है हमारे पास है सेंटर सी मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर सी। अब कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराएगी तो उसका जो नॉर्मल है वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर से पास होकर जाना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है हमारे पास, ये होता है इंसिडेंट एंगल, और ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम लिख लेते हैं R। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम M, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आगे गया तो इसकी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ इमेज यहाँ पे बनेगी, कुछ इस टाइप से हमें यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये वाली जो इमेज है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारे पास बन जाएगा इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें डायरेक्ट आपके पास रिफ्लेक्शन बैक नहीं आएगा, इसकी जो इमेज दिखाई देगी वो हमारे पास रियल नहीं होती। ठीक है, रियल नहीं होती, जस्ट इमेजिनरी इमेज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी इमेज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं। ऑब्जेक्ट से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक जो होता है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं V से, और सेंटर से लेके अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ टर्म्स थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये दोनों एंगल I और R तो बराबर ही होंगे, तो इनको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। I इक्वल टू R इज इक्वल टू मान लेते हैं इसको थीटा, यानी कि जो I और R जो एंगल है वो उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम नीचे करते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको पॉइंट का नाम देते हैं P डैश, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो P डैश जो है वो P के बिल्कुल पास है, क्योंकि यहाँ पे जो अपर्चर है वो वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, ये भी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी कि अपर्चर किसे कहते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों अभी के लेक्चर में। तो जो P डैश है वो टेंड्स करेगा P को, यानी कि जो P डैश है वो बिल्कुल सिमिलर होगा, यानी कि बिल्कुल पास है P के, तो इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं P डैश को भी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और जो इमेज का एंगल होता है उसे बोलते हैं बीटा, और जो हमारे पास सेंटर का एंगल होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला एंगल होता है उसे बोलते हैं हम गामा। तो हमें इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे सबसे पहले निकालना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, वी नो दैट जो रिलेशन है फोकल लेंथ में और रेडियस में वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम आगे स्टेटमेंट्स में। तो सबसे पहले हम टेंजेंट अल्फ़ा निकाल लेते हैं। टेन अल्फ़ा कहाँ से निकाल लेंगे हम, टेन अल्फ़ा निकलेगा हमारे पास ट्रायंगल OMP में से। ठीक है, क्योंकि OMP जो है वो P डैश जो है P के बराबर ही है, तो OMP लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। तो टेंजेंट अल्फ़ा लिखेगा जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं जस्ट कंसीडर दिस इज H, तो हो जाएगा H/- U, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। ठीक है,
रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर रही हैं और जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो ये माइनस यू आएगा। टेंजेंट अल्फा हो गया हमारे पास एच अपॉन माइनस के यू। ऐसे हम निकाल लेते हैं टेंजेंट बीटा। बीटा के लिए हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे एम पी आई, ठीक है, या पी एम आई भी लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा एम पी डैश यानी कि एच अपॉन वी, ठीक है। पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो लाइन ट्रैवल कर रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है। ऐसे हम निकाल लेते हैं टेंजेंट गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एच अपॉन आर, ठीक है। ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास रे ऑफ लाइट मूव कर रही है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अल्फ़ा के बारे में कि अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल को कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एम सी। देखो अगर हम बात करें ओ एम सी ट्रायंगल में, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल है, थोड़ा सा नेमिंग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये कुछ इस टाइप से है, ये है गामा और ये है हमारे पास अल्फ़ा, और ये एंगल तो हमारे पास इसका पता नहीं है हमें कितना है, और ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो ये एंगल मेरे पास है टोटल आर, और ये हमारे पास है थोड़ा सा नॉर्मल ये। तो ये हमारे पास होगी ट्रायंगल दोस्तों। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं क्योंकि हमने आर और जो आई है उसको मान रखा है हमने थीटा एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। ये हम क्यों लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ट्रायंगल है उसके अगर बाहर कोई भी एंगल है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है अपोजिट साइड्स के दोनों एंगल्स का, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के। जो अंदर के दो एंगल हैं वो बिल्कुल इसके बराबर होते हैं जो हमारे पास ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम डिनोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसके बाद हम ले लिखते हैं इन ट्रायंगल आई एम सी में। ऐसे ही आई एम सी में भी निकाल लेंगे। आई कहाँ पे हमारे पास ये है आई एम सी में, सेम ऐसे ही होएगा इसमें भी। तो आई एम सी में भी हमारे पास जो बीटा है वो इक्वल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये एंगल दोनों हमारे पास क्या है थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशनों में से रिमूव करना है हमें थीटा को। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो बीटा की वैल्यू है या ये थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, सेम ही बात है वो भी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो सेकंड में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो मेरे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ गामा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको हम डिनोट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने तीनों की तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की निकाल ली है, और एक रिलेशंस निकाला है हमने अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में, जिसमें हमारे पास वैल्यू आई है 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं सिंस टेंजेंट अल्फ़ा इज़ अप्रोक्सीमेट होता है अल्फ़ा के, टेंजेंट बीटा अप्रोक्सीमेट होता है बीटा के, क्योंकि एंगल बहुत छोटे छोटे आए, टेंजेंट गामा अप्रोक्सीमेट होता है गामा के, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास सारी की सारी टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा की, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको सारी की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन स्टार। तो हम इस इक्वेशन स्टार में यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ एच अपॉन आर इज इक्वल टू एच बाई वी माइनस एच अपॉन माइनस के यू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो आ जाएगा 2 बाई आर इज इक्वल टू एच बाई वी प्लस 1 बाई यू, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, एच तो कैंसिल हो गया ना, तो 1 बाई वी। तो ये इसको अगर रिवर्स करें आर बाई 2 को फॉर्मूला पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक है। यही हमारे पास दोस्तों मिरर फॉर्मूला होता है। क्लियर है। काफ़ी आसान था आज का टॉपिक हमारे पास। अब देखिए जो इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दोस्तों वो किस टाइप से आते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि न्यूमेरिकल एक्चुअली में आते कैसे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले देखिए जो पोजीशन है इमेज की फॉर ए कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर रखा है मिरर के सामने और वो जो डिस्टेंस है उसका वो है 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमें फोकल लेंथ दे रखी है, यानी कि एफ हमारे पास गिवन है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ हमारे पास गिवन है, तो एफ कितना गिवन है दोस्तों? एफ हमारे पास है 10। अब देखिए ये जो 10 गिवन है, आप देखिए पोजीशन जो है कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। क्लियर है, फोकल लेंथ होती है नेगेटिव और जो डिस्टेंस है फ्रॉम इमेज u इज इक्वल टू हमारे पास होता है -20, ठीक है। फोकल लेंथ और जो आपकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, वो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं फॉर ए कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे पुट करते हैं 1/f यानी कि -1/10 इज इक्वल टू 1/u यानी कि -20 प्लस 1/v। v हमें निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं -1/10 प्लस 1/20 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 एलसीएम लेके तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 1 यानी कि -1/20, ठीक है। तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दोस्तों -20। क्लियर है? तो यहाँ से क्या चीज़ आपको पता लगी है दोस्तों? यहाँ से पता लगी आपको जो इमेज है वो -20 सेंटीमीटर है, यानी कि इमेज भी क्या है 20 सेंटीमीटर दूर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर ही है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेज इज़ रियल। इमेज रियल क्यों है? क्योंकि कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में इमेज हमारी रियल बनेगी। और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड image because sign of u and v are same। जब भी हमारे पास u और v के जो साइन है वो दोनों सेम रहेंगे, तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो उस दोनों केस में हमारे पास जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी दोस्तों। क्लियर है? तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम कनकेव मिरर के लिए भी या कन्वेक्स मिरर के लिए एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और उसके बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल किया, जिसमें हमने सीखा कि हमारे पास अगर ये तीनों वैल्यूज़ में से कोई दो वैल्यूज़ गिवन है, जैसे फोकल लेंथ है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज गिवन है, तो उसको किस टाइप से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ में से आपके पास दो वैल्यूज़ आपको हमेशा गिवन होंगी, एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। बस आपने जो ध्यान रखना है वो रखना है साइन कन्वेंशंस का, ठीक है, कि साइन जो है वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए हमारे साथ तब तक, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।